नमस्ते दोस्तों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हमें पता है कि हिंदी साहित्य का जो एग्जाम है वह कंडक्ट होने वाला है अगस्त में, तो हम उसी की तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए। तो देखिए, यूजीसी नेट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हीं प्रश्नों को बेस बना करके, आधार बना करके मैं उनकी कुछ डीप एक्सप्लेनेशन लाया हूँ, जिससे क्या है कि जो क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, जो नेक्स्ट मतलब जो एग्जाम होने वाला है उसमें जो क्वेश्चन है उन्हीं से बनने के ज्यादा चांसेस है। और जो यूनिट है, जैसे कि मैं सारे यूनिट को मिला के उन क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। देखिए, हम 10 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन हम इतने डीप एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे कि जितने भी आपके मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं उन टॉपिक से, वो सारे सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं और चीजों को देखना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह क्या है। अगर आपने काव्य शास्त्र पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि जो आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य के सूक्ष्माति सूक्ष्म अव्यय से लेकर उसके विशालतम रूप को ध्यान में रखते हुए औचित्य के कितने भेद निर्धारित किए हैं। तो देखिए, क्षेमेंद्र ने जो काव्य के मतलब भेद निर्धारित किए हैं वे कितने हैं। तो देखिए, आपके पास जो ऑप्शन है वह यह है कि 20 किए हैं, 26 किया है, या 28 किया है, या 27 किया है। देखिए, अगर आपने इसको बहुत ही ज्यादा डीप में पढ़ा होगा तब जाके आपको इसका आंसर पता होगा। देखिए, इसका आंसर मुझे भी नहीं पता है। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशन को देखेंगे, आंसर को देखेंगे कि इसका आंसर जो है क्या है। देखिए, आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य के सूक्ष्माति सूक्ष्म अव्यय से लेकर उसके विशालतम रूप को ध्यान में रखते हुए औचित्य के 27 भेद निर्धारित किए। देखिए, जो क्षेमेंद्र हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि औचित्य संप्रदाय से आते हैं, और इन्होंने 27 भेद इसके निर्धारित किए हैं। तो ये जो पॉइंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस लिहाज से कि मतलब इस बार जो मुझे लगता है जो संभावना प्रोबेबिलिटी है कि सबसे ज्यादा यूनिट 1 भाषा विज्ञान और काव्य शास्त्र, इनसे जो प्रश्न है बनने की संभावना है। इस बार जो कविता हो गया, कहानी हो गए, उपन्यास हो गए, इनसे जो प्रश्न है थोड़े कम पूछे जा सकते हैं, क्योंकि लास्ट कुछ ईयर्स का मैं पैटर्न देख रहा हूँ कि इनसे प्रश्न जो है ज्यादा बन रहा है। और इस बार जो एग्जाम है फिर से रिकंडक्ट होगा, तो रिकंडक्ट एग्जाम ऑनलाइन मोड में होने वाला है, तो आप इन सभी चीजों को ध्यान में रखिएगा। और जो क्वेश्चन है वह इस बार थोड़े लेंदी और आने की संभावना है। तो देखिए, आचार्य क्षेमेंद्र का औचित्य संप्रदाय है, 27 भेद इन्होंने निर्धारित किया इसका। ठीक है, तो आचार्य क्षेमेंद्र के बारे में जान लेते हैं। आचार्य क्षेमेंद्र जो है, इनका समय क्या रहा है, इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी और इनका दर्शन क्या रहा। तो आचार्य क्षेमेंद्र का जो जन्म है 11वीं शताब्दी में हुआ। क्षेमेंद्र को औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। क्षेमेंद्र के शिक्षा गुरु अभिनव गुप्त थे, मतलब जिन्होंने इनको शिक्षित किया, पढ़ाया लिखाया, वे थे अभिनव गुप्त। क्षेमेंद्र का शब्दार्थ के आधार पर काव्य लक्षण का सूत्र जो है, काव्य विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य साहित्य सद लंकृत। तो ये जो इनकी पुस्तक है थोड़ा डिफिकल्ट है पढ़ने में, लेकिन याद हो जाएगा। देखिए, जो इनका सूत्र है वह काव्य विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सदल लंक्रिय। ठीक है, तो ये इनकी सूत्र है। तो ये सूत्र आप केवल देख लीजिए 2-4 बार, तो ये सूत्र आपको ध्यान रहेगा। क्षेमेंद्र का है, और क्षेमेंद्र जो है 11वीं शताब्दी से आते हैं, और क्षेमेंद्र जो है भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा में आते हैं। देखिए, काव्य रचनाएं अगर हम इनकी देखें तो काव्य रचनाएं में हम देखेंगे औचित्य विचार चर्चा इनकी रचना है। कवि कंठाभरण, देखिए क्षेमेंद्र की कवि कंठाभरण बहुत ज्यादा पूछी जाती है। सुवृति तिलक, यह भी इन्हीं की रचना है। दशावतार चरित, यह भी क्षेमेंद्र की ही रचना है। तो देखिए, जो भारतीय काव्य शास्त्र है इसको आप याद कर लेना। जो भारतीय काव्य शास्त्र के दर्शन है, जो मूल संप्रदाय है, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, इन सभी संप्रदाय को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ध्वनि संप्रदाय, इन सभी से प्रश्न जो बनने की संभावना इस बार मुझे ज्यादा लग रही है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो है वह यह है कि मूल धातु से संबंधित वक्रता को कहा जाता है। जो मूल धातु से संबंधित वक्रता होती है उसको क्या कहा जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ये आ जाते हैं। वर्ण विन्यास वक्रता कहा जाता है, पद पूर्वार्ध वक्रता कहा जाता है उसको, या कहा जाता है पद परार्ध वक्रता, या क्वेश्चन का जो एक और है वाक्य वक्रता। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है एक बार हम और देखेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मूल धातु मतलब जो मूल धातु से संबंधित
कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वक्रता है, उसको क्या कहा जाएगा? तो वर्ण वक्रता, वर्ण विन्यास वक्रता, या पद पूर्णार्ध वक्रता, या पद परार्ध वक्रता, या वाक्य वक्रता। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन 1 होना चाहिए, क्योंकि यही मुझे सही लग रहा है। तो इसका जो आंसर है वह यह है, मूल धातु से संबंधित वक्रता को कहा जाता है पद पूर्वार्ध वक्रता। तो इसका जो ऑप्शन है वह तीसरा सही है, पद पूर्वार्ध वक्रता इसका सही आंसर है, और यही इसका सही उत्तर है। तो देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे और समझेंगे कि ये होता क्या है। पद पूर्वार्ध वक्रता क्या चीज है? पद अनेक वर्णों के समुदाय को कहते हैं। जैसे कि पद जो होता है, जैसे कोई रचना होती है पद, जैसे कि हम कविता लिखते हैं तो कविता कौन से फॉर्म में होती है? पद्य फॉर्म में होती है। ये पद है वो पद फॉर्म में होती है। पद जो होता है अनेक वर्णों के समुदाय को कहते हैं। पद के दो अंग है, प्रकृति तथा प्रत्यय। कुंतक प्रकृति को पद, पूर्वार्ध या प्रवर्तक को पद की संज्ञा देते हैं। वही देखिए वक्रोक्ति संप्रदाय के बारे में हम समझते हैं कि वक्रोक्ति संप्रदाय है क्या। प्रवर्तक जो है वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्य कुंतक हैं। इनके अनुसार वक्रोक्ति काव्य की आत्मा है। कुंतक ने ही वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना है। मतलब जो बात होती है सीधे रूप में ना कह करके उसको घुमा के कही जाए तो वही जो है काव्य की आत्मा है। जैसे कि हम शेर व शायरी सुनते हैं तो वो जो बात होती है, बात तो मतलब उसको सीधे तरीके से भी कहा जाता है, लेकिन उसको इस लिहाज से कहा जाता है कि उसको सुन के बड़ा ही अच्छा लगता है। तो उसी को जो कुंतक है उन्होंने इसको काव्य की आत्मा माना। वक्रोक्ति मतलब किसी बात को सीधे तरीके से ना कह करके घुमा कर कहना, तो इसी को कुंतक ने काव्य की आत्मा माना है। देखिए इन्होंने वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं। तो कौन कौन से भेद इसके अंतर्गत आएंगे? वर्ण विन्यास वक्रोक्ति वक्रता आएगी, पद पूर्वार्ध वक्रता आएगी, पद परार्ध वक्रता आएगी, वाक्य वक्रता आएगी, प्रकरण वक्रता आएगी और प्रबंध वक्रता। ये सारी की सारी इन्होंने 6 तरह के वक्रता बताए हैं कि इन तरीकों से हम किसी भी काव्य को अच्छे रूप में मतलब उसको हम सजा सकते हैं इन युक्तियों से। कुंतक के अनुसार जिसमें एक या दो या बहुत से वर्ण थोड़े थोड़े अंतर पर ग्रथित होते हैं वह वर्ण विन्यास वक्रता अर्थात वर्ण रचना की वक्रता कही जाती है। तो कुंतक ने देखिए क्या कहा है कि कुंतक के अनुसार जिसमें एक या दो बहुत से वर्ण थोड़े थोड़े अंतर पर ग्रथित होते हैं वह वर्ण विन्यास। मतलब इन्होंने बताया कि वर्ण विन्यास वक्रता क्या होती है। वक्रता अर्थात वर्ण रचना की वक्रता कही जा सकती है। मतलब किसी भी चीज को लिखने का मतलब घुमा के लिखने का जो चीज है वही वक्रता है। वही देखिए पद परार्ध वक्रता क्या है? तो पद के परार्ध अर्थात प्रत्यय से उत्पन्न वक्रता। उदाहरण देखे, पिया सो कहूं संदेशड़ा है भोरा है काग, जैसी की यह रचना है। तो इसके 6 भेद है। तो इसमें देखिए क्या है, काल वक्रता है, कारक वक्रता है, संख्या वक्रता है, पुरुष वक्रता है और प्रत्यय वक्रता और उपग्रह वक्रता। तो जायसी ने 6 भेद माने हैं वक्रता के, और उन्होंने बताया भी है कि कौन कौन से भेद जो है वक्रता के हैं। तो ये 6 भेद इन्होंने दिया है जायसी ने। वाक्य वक्रता क्या है? वाक्य के प्रयोग कौशल के कारण वक्रता, इसे वाच्य वक्रता और वस्तु वक्रता भी कहते हैं। इसके 2 भेद है, सहजा वस्तु वक्रता और अर्थालंकार के प्रयोग से जन्य वक्रता। तो इन्होंने इसके भी 2 भेद माने हैं। देखिए वक्रता वाला जो कॉन्सेप्ट है, काव्य शास्त्र का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज्यादा लंबा है, और इसको समझने के लिए अगर आप सोचेंगे कि मैं प्रैक्टिस सेट में समझ लूं तो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इसको समझने में, एक टॉपिक को समझने में बहुत टाइम लग जाता है। क्योंकि इसके जो शब्द होते हैं वो शब्द ना होकर के पूरा का पूरा एक लेसन होता है। उसको पूरा अगर जब तक आपने डीप से नहीं पढ़ा होगा, जब तक आप समझने में असक्षम है, तो मैं इस चीज को यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा। तो आप कोशिश कीजिए कि केवल प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, बाकी जो की पॉइंट्स होते हैं मैं उसको जरूर बताऊंगा। देखिए लिरिकल बैलेट्स 1798 किन 2 कवियों की कविताओं का संग्रह है। तो ये जो लिरिकल बैलेट्स है किन 2 कवियों की कविताओं का संग्रह है? प्लेटो और अरस्तु का है, या वर्ड्सवर्थ एवं कॉलरिज का है, या इलियट एवं रिचर्ड्स का है, या क्रोचे एवं मैथ्यू अर्नाल्ड का है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा
लिरिकल बैलेट 1798 ईस्वी में प्रकाशित हुआ वर्ड्सवर्थ एवं कॉलरिज कवियों की कविताओं का संग्रह है। तो जैसा कि आपको पता होगा, कॉलरिज ने कल्पना का सिद्धांत दिया है, तो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज इन दोनों ने ही मतलब लिरिकल बैलेट 1798 में इन दोनों कवियों का संग्रह है, जिसको 1998 में प्रकाशित किया गया लिरिकल बैलेट्स के नाम से। लिरिकल बैलेट्स को स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है। लिरिकल बैलेट्स के 4 संस्करण प्रकाशित हुए और उसकी भूमिका को वर्ड्सवर्थ की आलोचना का मूल माना जाता है। जो वर्ड्सवर्थ है उनकी जो आलोचना है, जो वो आलोचना में बातें कहना चाहते हैं, उसका जो मूल है वह इसी ग्रंथ को माना जाता है। और देखिए क्या है, लिरिकल बैलेट्स के संस्करण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से संस्करण आए हैं लिरिकल बैलेट्स के? 4 हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं। संस्करण, रचना वर्ष, भूमिका के शीर्षक। तो देखिए प्रथम जो है 1798 में एडवर्टीजमेंट के नाम से आया, द्वितीय जो है 1800 ईस्वी में प्रीफेस के नाम से आया, तृतीय जो है 1802 ईस्वी में प्रीफेस के आया, और चौथा जो है 1815 में प्रीफेस। मतलब पहले वाले का जो नाम है वही एडवर्टीजमेंट है, बाकी सब प्रीफेस के नाम से आए हैं। और दूसरा जो है 1800 ईस्वी में आया, तीसरा 1802 ईस्वी में, और चौथा जो है 1815 ईस्वी में आया है। तो आप इसको देख सकते हैं। वर्ड्सवर्थ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि वर्ड्सवर्थ थे कौन और उन्होंने किस प्रकार के सिद्धांत दिए। तो वर्ड्सवर्थ का जो जन्म है 1770 ईस्वी में हुआ, 1850 में इनका निधन हो गया। पूरा नाम विलियम वर्ड्सवर्थ था। मुख्य रचनाएं अगर हम इनकी देखें तो लिरिकल बैलेट्स 1798 ईस्वी की, इसी से इनको मतलब प्रख्यात हुए। और द प्रिल्यूड जो है 1799 ईस्वी की इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए ये जो 2 रचनाएं हैं ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इसलिए आप इनको याद करने की कोशिश कीजिए। कॉलरिज, कॉलरिज का जो जन्म है 1772 ईस्वी में हुआ, 1834 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। और मुख्य रचनाएं अगर हम इनकी देखें तो मुख्य रचनाओं में हमें देखने को मिलेगा लिरिकल बैलेट्स, जैसा कि कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ इन दोनों का ही लिखा काव्य का संग्रह है। तो 1798 में इसका प्रकाशन हुआ। बायोग्राफिया लिटरेरिया, बहुत बार पूछा गया है यह प्रश्न कि बायोग्राफिया लिटरेरिया किसकी रचना है? तो कॉलरिज की रचना है, 1817 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। द फ्रेड 1969 ईस्वी की रचना है। कॉलरिज के अनुसार अगर हम देखें तो कॉलरिज जो है कविता को क्या मानते हैं? कविता रचना का वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से इस अर्थ में अलग है कि उसका तात्कालिक प्रयोजन आनंद है, सत्य नहीं। मतलब कविता जो है उसका जो प्रयोजन है, उसको लिखने का जो कारण है वह है आनंद, कोई सत्य को दिखाना नहीं है। लेकिन कविता में हमें सत्य भी देखने को मिलता है और आनंद भी आता है। तो ये तो जो है कॉलरिज के अनुसार है कविता की परिभाषा, तो आ सकता है। तो आप इसको पूरा ध्यान से सुनिए। प्लेटो, देखिए प्लेटो के बारे में अगर हम देखें तो इनका जो जन्म था 427 ईसा पूर्व से लेके 347 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ, मतलब जिए ये इतने लंबे समय तक। मुख्य ग्रंथ इनकी अगर हम रचना देखें, रिपब्लिक है, स्टेटमैन है, इयोन है, सिंपोजियम है, फीडो है और क्रेटो, ये सारी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अरस्तु, प्लेटो के जो शिष्य थे वह थे अरस्तु। अरस्तु का जो जन्म था 384 ईस्वी में हुआ और 322 ईसा पूर्व इनका देहांत हो गया। मुख्य ग्रंथ अगर हम इनकी देखें तो देखें पेरिपोइटिकेस, ये जो इनकी रचना है पूछी जाती है, मिलान में प्रश्न इनसे बनते हैं। तो अरस्तु की रचना है पेरिपोइटिकेस और रिटोरिक, पॉलिटिक्स आदि, पॉलिटिक्स भी इन्हीं की रचना है। तो ये सारी रचना पूछी जाती है और दर्शन शास्त्री थे ये लोग, तो इनसे प्रश्न बनना संभावित है। आइए रिचर्ड, देखिए आधुनिक दर्शन शास्त्री हैं, तो इन्होंने देखिए इनका जो जन्म है 1893 में हुआ और 1979 ईस्वी में इनका निधन हो गया। अंग्रेजी के प्रभावशाली समालोचक तथा 20वीं सदी के मूल्यवादी समीक्षक हैं। प्रमुख रचनाएं अगर हम इनकी देखें तो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, साहित्य आलोचना 1924 ईस्वी की इनकी रचना है। साइंस एंड पोएट्री, विज्ञान और कविता, देखिए प्रश्न जो है साइंस एंड पोएट्री जो है इसको हिंदी में दे दिया जाता है विज्ञान और कविता, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि विज्ञान और कविता जो है किसकी रचना है।
तो साइंस एंड पोएट्री को ही हिंदी में जब अनुवादित किया जाता है तो इसको जो है विज्ञान और कविता के नाम से जानते हैं। साइंस एंड पोएट्री जो है 1925 ईस्वी की रचना है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म व्यवहारिक आलोचनात्मक रचना 1929 ईस्वी की रचना है। कॉलरिज कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन, कॉलरिज की कल्पना शक्ति, देखिए कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन, कॉलरिज की कल्पना शक्ति जो रचना है 1935 ईस्वी की रचना है। द फिलोसफी ऑफ रिटोरिक, शब्दता का दर्शन 1936 ईस्वी की रचना है। तो ये सारी कॉलरिज की जो रचना है महत्वपूर्ण है, क्योंकि आधुनिक दर्शन शास्त्री हैं और काव्य शास्त्री हैं, और इन्होंने जो अपना दर्शन दिया है काव्य के प्रति, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्रोचे, ये भी आधुनिक दर्शन शास्त्री है, जिनका जन्म 1866 ईस्वी में हुआ, 1952 में इनका निधन हो गया। अगर हम इनकी रचनाएं देखें, एस्थेटिक 1909 ईस्वी, लॉजिक 1917 ईस्वी, और मैथ्यू अर्नाल्ड, इनके बारे में भी देख लेते हैं। 1822 में इनका जन्म हुआ, 1888 में इनका निधन हो गया। मुख्य रचनाएं जो है इनके, एसेज इन क्रिटिसिज्म 1865 ईस्वी की रचना। देखिए मैथ्यू अर्नाल्ड से जो ये जो इनकी रचना है एसेज इन क्रिटिसिज्म, ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करता है कि ये किसकी रचना है। तो मैथ्यू अर्नाल्ड की रचना है, 1865 ईस्वी की रचना है। ऑन द स्टडी ऑफ सिलेक्टेड लिटरेचर, ये जो रचना है ये भी मैथ्यू अर्नाल्ड की है, 1867 ईस्वी की रचना है। लिटरेचर एंड डोगमा 1873 ईस्वी की इन्हीं की रचना है। तो ये सारी जो रचनाएं आपको दिख रही है पश्चिम काव्य शास्त्रियों की रचना है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनसे जो प्रश्न है स्वाभाविक रूप से 2 या 3 हमें अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। या तो आपको ये प्रश्न मिलान के रूप में देखने को मिल जाएगा, या तो आपको ये प्रश्न जो है जो तर्क वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें तर्क दिया रहता है और उसके साथ एक और पॉइंट रहता है, उसमें देखने को मिल जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के कहीं ना कहीं 2 या 3 क्वेश्चन पश्चिम काव्य शास्त्र से हमें देखने को मिल जाता है। और देखिए, किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार ना होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। यह कथन किस लेखक का? बहुत ही ज्यादा प्रमुख कथन है और यह पूछा भी जा चुका है। ये कथन जो है एक बार एग्जाम में आ भी चुका है, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूं कि ये पीवाई एक बार क्या 2023 के मई में ही आया हुआ है और मैंने वही क्वेश्चनों को उठा रखा है। तो देखिए, आपको बताना है कि ये जो कथन है किसका है, रामकुमार वर्मा का है, रामचंद्र शुक्ल का है, धीरेन्द्र वर्मा का है या मिश्र बंधु का है। तो ये जो कथन है आपके हिसाब से किसका होना चाहिए, कमेंट करके बताइए। और देखिए इसका उत्तर जो है वह यह है कि रामचंद्र शुक्ल का कथन है। और रामचंद्र शुक्ल, जैसा कि आपको पता है, 1929 में इनकी जो रचना आई, हिंदी साहित्य का इतिहास, बहुत ही ज्यादा मील का पत्थर इनकी रचना को माना जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास को। ठीक है, किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। यह कथन रामचंद्र शुक्ल लेखक का है। तो आप इस कथन को ध्यान में रखिए और ये जो प्रश्न है इससे बनता ही बनता है। रामचंद्र शुक्ल जो है मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर है हिंदी साहित्य में, जिनसे प्रश्न पूछा ही जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म है 1884 में हुआ, 1941 में इनका देहांत हो गया। अगर हम इनके निबंधों को देखें, भाव या मनोविज्ञान इन्हीं की रचना है। उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, ईर्ष्या, क्रोध, कविता क्या है? काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, रसात्मक बोध के विविध रूप, काव्य में प्राकृतिक दर्शन, काव्य में रहस्यवाद। देखिए पूछा भी गया था कि जो काव्य में रहस्यवाद है किसकी रचना है, तो रामचंद्र शुक्ल की रचना है। इस बार 18 जून को जो एग्जाम हुआ था उसमें ये जो इससे जो है प्रश्न बनाया गया था। काव्य में अभिव्यंजनावाद, यह भी इन्हीं की रचना है। काव्य में अभिव्यंजनावाद, हो सकता है इस बार काव्य में अभिव्यंजनावाद दे दिया जाए कि किसकी रचना है, तो रामचंद्र शुक्ल की रचना हमें देखने को मिलेगी। रामकुमार वर्मा, देखिए रामकुमार वर्मा जो कि हिंदी साहित्य में बहुत ही ज्यादा प्रमुख आलोचक माने जाते हैं और ये कम्युनिस्ट हैं, तो इसलिए इनको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। 1905 में इनका जन्म हुआ, 1990 में इनका निधन हो गया। मुख्य नाटक अगर हम देखें तो कॉमेडी महोत्सव 1954 ईस्वी का नाटक है, विजय पर्व 1954 ईस्वी का नाटक है। तो कॉमेडी महोत्सव और विजय पर्व जो है रामकुमार वर्मा के दोनों नाटक है और दोनों एक ही वर्ष में लिखे गए हैं।
धीरेन्द्र वर्मा की अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म है 1897 में हुआ और 1973 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। हिंदी और ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। प्रमुख रचनाएं अगर हम इनकी देखें तो हिंदी राष्ट्र या सूबा हिंदुस्तान इनकी ही रचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास, देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास भी इन्होंने लिखा है। और हिंदी साहित्य का इतिहास जो रचना है ज्यादा वैसे तो पूछा जाता है रामचंद्र शुक्ल से, तो रामचंद्र शुक्ल वाला ही याद रखिए कि 1929 में इसको प्रकाशित किया गया था। लेकिन जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वह राम कुमार वर्मा की भी रचना हमें, राम कुमार वर्मा ने धीरेन्द्र वर्मा की भी रचना हमें देखने को मिलती है। हिंदी साहित्य कोश भी धीरेन्द्र वर्मा की रचना है और सूरसागर सार संग्रह यह भी इन्हीं की रचना है, धीरेन्द्र वर्मा की। तो ये सारी सारी रचनाएं धीरेन्द्र वर्मा की थी। मिश्र बंधु मिश्र बंधु जो थे तीन भाई थे और तीनों सहोदर भाई थे, ठीक है। तो देखिए मिश्र बंधु नाम के तीन सहोदर भाई थे, मतलब तीनों सगे भाई थे। पहले का नाम जो था गणेश बिहारी था, श्याम बिहारी था और सुखदेव बिहारी। तो ये तीनों जब भी कोई भी रचना करते थे तो तीनों साथ में बैठकर ये रचनाएं किया करते थे। इनकी जो रचनाएं हैं देखिए कौन कौन सी है। लवकुश चरित्र मिश्र बंधु की रचना है। हिंदी नवरत्न मिश्र बंधु विनोद, जो कि 4 भागों में मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा गया है। ये पूछा भी जा चुका है कि मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में, 4 भागों में इसका लिखा गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास है। और देखिए नेत्रोण मिलक भी मिश्र बंधु की रचना है। देखिए स्टेटमेंट वाले प्रश्न तो बनाए जाते हैं और स्टेटमेंट वाले प्रश्न लगभग लगभग 3 या 4 होते हैं, वह किसी ना किसी रूप में हमें जरूर देखने को मिलते हैं। तो देखिए ये स्टेटमेंट है कि एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं। यह कथन किस अंग्रेज अधिकारी का है? तो ये जो कथन है किसका है, तो चलिए देखते हैं। आपके पास ऑप्शन जो है मैकाले है, विलियम जोन्स है, कैनिंग है या हंटर है। तो आपको बताना है कि ये जो कथन है किसका है, मैकाले का है, विलियम जोन्स का है या कैनिंग का है या हंटर का है। तो ये जो कथन है अगर हम इसका उत्तर देखें तो एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्रा रह जाते हैं, ये कथन जो है हंटर का है। और आपको पता होगा कि हंटर कमीशन आया था भारत में, इसने शिक्षा पे बहुत ही ज्यादा, मतलब भारतीय शिक्षा को एक तरह से बर्बाद करने में बहुत कोशिश की थी। और इसकी जो शिक्षा नीति थी मतलब बहुत ही ज्यादा एक तरह से भारत के लिए नुकसानदायक रही। और मैकाले जो था उसने पूरी की पूरी ही भारतीय शिक्षा को खत्म कर दिया था और पश्चिमी शिक्षा को स्टार्ट कर दिया था। देखिए मैकाले, मैकाले का जो पूरा नाम था थॉमसन बेबिंगटन मैकाले, इसका पूरा नाम है। 1800 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1859 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। वह एक ब्रिटिश इतिहासकार और विंग राजनेता थे जिन्होंने 1839 और 1841 के बीच युद्ध में सचिव के रूप में और 1846 और 1848 के बीच मास्टर जनरल के रूप में कार्य किया। तो ये युद्ध में भी कार्यरत रहे और इन्होंने जो भारतीय शिक्षा है उसको बर्बाद करने की भी खूब एड़ी चोटी लगाई और बर्बाद, मतलब इन्होंने काफी हद तक कर ही दिया। विलियम जोन्स की अगर हम देखें तो विलियम जोन्स जो है इनका जन्म 1746 ईस्वी में हुआ और 1794 में इनका निधन हो गया। अंग्रेज प्राच्य विद्या पंडित और विधि शास्त्री तथा प्राचीन भारत संबंधी सांस्कृतिक अनुसंधानों का प्रारंभकर्ता 1774 में पोएसियस सिपातिका कॉमेटेरियोरम और लिब्रिसेस और 1783 में सोलकात नामक 7 अरबी किताबों का अनुवाद किया। देखिए बहुत ही ज्यादा जो नाम है किताबों के डिफिकल्ट है, तो आप हो सके तो आप इसको क्या कहते हैं पुश करके इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि थोड़े डिफिकल्ट नाम है। अगर आपने इसको 4-5 बार पढ़ा तो थोड़ा इजी हो जाएगा। ऑन द लॉ ऑफ बैटलमेंट 1771 ईस्वी विशेष प्रसिद्ध है। इनकी जो रचना है ऑन द लॉ ऑफ बैटलमेंट, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है विलियम जोन्स की, तो आप इसको देख लेना।
कैनिंग, कैनिंग की अगर हम बात करें तो कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। कैनिंग के कार्यकाल में ही भारत के मुख्य कानून बने, जैसे भारतीय दंड संहिता आदि। विद्रोह के दमन का खर्च वसूलने हेतु आयकर पहली बार लगाया गया था। जो इनकम टैक्स है वह कैनिंग के टाइम में ही स्टार्ट हुआ, और जो आईपीसी है जिसको हम भारतीय न्याय संहिता या भारतीय न्याय संहिता, हाँ भारतीय न्याय संहिता जिसको कहते हैं दंड संहिता, उसकी भी जो स्थापना है कैनिंग के समय में ही देखने को हमें मिलती है। तो ये मतलब उल जुलूल कानून जो है हमें इसी समय देखने को मिलता है। दंड संहिता तो ठीक था, लेकिन घर पे कौन टैक्स देता है? मूर्ख लोग थे, इन्होंने हाउस टैक्स भी लगा दिया। बताओ, कोई व्यक्ति घर लेता है तो क्या वो घर का भी टैक्स देगा? वह भी हर साल भरना पड़ता है। जो सेक्टरों में रहते हैं, जो कॉलोनियों में रहते हैं, उनको पता है, उनको हर साल जो है अपना हाउस टैक्स भरना होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत एक टैक्स है जो कि देना पड़ता है। अगर हम वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोध और द्वंद्व संबंध पर किस चिंतन ने विचार किया है? तो वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोध और द्वंद्व संबंध पर किस विद्वान ने चिंतन किया है? ये जो है, ये देखिए आपके पास ऑप्शन आ गए, हैबरमास, लियोतार्द और ग्वात्री और मदर स्वरूप। ये जो मेरे ख्याल से है क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि आपने शायद से पहली बार ही इन सबके नाम सुने होंगे, और क्वेश्चन भी आपने ये जो है पहली बार ही ऐसा देखा होगा। तो देखिए, इसको हम उत्तर, इसका जो हम उत्तर देखेंगे कि उत्तर जो है इसका क्या होगा। वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोध और द्वंद्व संबंध पर लियोतार्द चिंतक ने विचार किया है। एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो मैं थोड़ा इसको स्टॉप करता हूँ। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी लाइट में, इसलिए थोड़ी देर वीडियो जो थी पॉज कर दी गई। देखिए, वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोध और द्वंद्व संबंध पर लियोतार्द चिंतक ने विचार किया है। जो लियोतार्द है, इन्होंने इस पे विचार किया है। तो लियोतार्द के बारे में शायद आपको पता भी नहीं होगा, कोई नहीं, देख लीजिए और चीजों को समझते चलिए। एक आध बार अगर हमने चीजें जो देख रखी होती है, अगर ऐसे उल जुलूल क्वेश्चन आ भी जाते तो हमारा दिमाग जो है थोड़ा क्लिक करता है वहां पे कि हाँ हमने ये चीज देख रखी है। देखिए क्या है, जुआ फ्रांसुआ लियोतार्द, इसका जो नाम है पूरा लियोतार्द का, उसका पूरा नाम है जुआ फ्रांसुआ लियोतार्द। इनका जो जन्म है 1924 में हुआ, 1998 में इनका देहांत हो गया। लियोतार्द वह प्रमुख विचारक है जिन्होंने उत्तर आधुनिक शब्दावली को प्रसिद्धि दिलाई। उनकी पुस्तक दी पोस्ट मॉडल कंडीशंस ने जो 1979 में शब्दावली को लोकप्रिय बनाया। इनकी जो किताब थी द पोस्ट मॉडल कंडीशन ने 1979 में जो फ्रेंच में और 1984 में अंग्रेजी में प्रकाशित हुई, इस शब्दावली को लोकप्रिय बनाया। मतलब इंग्लिश में इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई, और शब्दावली वाली किताब थी, वो थी डिक्शनरी थी, इसलिए इसको बहुत ही ज्यादा मतलब फेमस हो गई किताब। अगर हम देखें हैबरमास, तो हैबरमास को भी शायद आप नहीं जानते होंगे, या जानते होंगे तो अच्छी बात है। हैबरमास, इनका जो जन्म है 18 जून 1929 ईस्वी को हुआ। आलोचनात्मक अगर हम इनकी देखें तो सिद्धांत और व्यवहारिकता प्रैग्मेटिज्म की परंपरा में एक जर्मन दार्शनिक और समाजशास्त्री हैं। उनकी कृतियां संचार, तर्क संगतता और सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। हैबरमास का कहना है कि उन्नत औद्योगिक समाज के मौलिक अंतर्विरोधों को पूंजीवाद से संबंधित कट्टर मार्क्सवादी सिद्धांत के आधार पर समझ पाना कठिन है। देखिए, हैबरमास क्या कहते हैं कि मतलब पूंजीवाद को अगर आप कट्टरपन से देखोगे कि तो इसको नहीं समझ पाओगे कि पूंजीवाद जो है विकास कैसे करेगा समाज का। तो हैबरमास का कहना यह है, मतलब समर्थक है पूंजीवाद की एक तरह से। इसी कारण उन्होंने अपने सिद्धांत में पूंजीवादी समाज को 3 प्रकार से बांटा है: उदार पूंजीवाद, संगठित पूंजीवाद और उत्तर पूंजीवाद। तो ये हमें देखने को मिलता है हैबरमास से। अगर हम देखें मदन स्वरूप, तो मदन स्वरूप जो है 1930 में इनका जन्म हुआ, 1993 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। ये सारे मॉडर्न चिंतक हैं, मॉडर्न मतलब आधुनिक चिंतक है। तो आधुनिक चिंतकों में ये पाश्चात्य के हैं, इसलिए इनके बारे में हम थोड़ा कम ही पढ़ते हैं, इसलिए हमें इनके बारे में कम पता होता है। तो इनकी जो रचना है, देखिए इनकी रचनाएं देख लेते हैं, इनसे ही प्रश्न बनने की संभावना है। और बाकी जो इनकी
इन्होंने जो व्याख्या दी है, अपनी जो मतलब दर्शन दिया है फिलोसफी, उसको जान लेंगे। तो इनकी रचना है द पॉलिटिकल ऑफ मल्टी रेशियल एजुकेशन और मार्क्सिज्म एंड एजुकेशन। तो ये इनकी रचना है, दोनों की दोनों रचनाएं जो है आप हो सके तो देख लीजिए, बाकी याद कर लेंगे तो अच्छी बात है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, उदंत मार्तंड को प्रकाश में लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को जाता है। जैसे कि आपको पता है भारत की पहली पत्रिका मानी जाती है उदंत मार्तंड को, जो कि 1826 में प्रकाशित हुई थी। पंडित जुगल किशोर इसके संपादक रहे थे। कलकत्ता से इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। तो आपको पता होगा कि जो उदंत मार्तंड है, इसको मतलब किसने मतलब प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? राधा कृष्ण दास को दिया जाता है, ब्रजेंद्र नाथ बंदोपाध्याय को दिया जाता है, नारायण दत्त को दिया जाता है, भगवत